देखिए नविका जी, मैंने हमेशा से हर आतंकवादी का, हर आतंकवादी गतिविधियों का और हर आतंकवादी हमले का हमेशा से कंडेम किया था, करता हूं, करता रहूंगा। आतंकवादी आतंकवादी है, उसके लिए कोई भी सहानुभूति किसी के दिल में होती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, आतंकवादी का देखिए मंशा क्या होती है, दहशतगर्द फैलाना, अपने इरादे अपने मंसूबों में कामयाब करना। मगर हो क्या रहा है यहाँ पे कि एक आतंकवादी दो चार अगर पकड़ा गए मुसलमान आतंकवादी, तो पूरे मुसलमान समाज को बोल दिया जाता है कि सारे मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं, इनको यही सिखाया जाता है। नहीं, सब गलत बात है। फिर मैं उनको जवाब देता हूं कि जिसने इंदिरा गांधी का कत्ल कर दिया था, क्या वो मुसलमान थे? नहीं थे। राजीव गांधी का जिन लोगों ने कत्ल कर दिया था, क्या वो मुसलमान थे? नहीं थे। नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था, जो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित था, वो भी मुसलमान नहीं था। वो जो कांस्टेबल जिसने ट्रेन में घुसकर बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों को नाम पूछ के मार दिया, क्या वो मुसलमान था? नहीं, वो भी नहीं था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल, लिस्ट है पूरी मेरे पास नविका जी, मैं गिना सकता हूँ। लेकिन सबको जोड़ना है। समझे कि इस्लाम ने साफ तौर से सुसाइड को यानी आत्महत्या को हराम माना है, तो ये तो हराम काम कर रहा है अगर जो भी कोई कर रहा है। इस्लाम के अंदर दूसरी चीज अगर आप देखो, बेगुनाह के ऊपर किसी को हमला करने का अधिकार ही नहीं है। कोई भी रिलीजन इस तरह की हमला करना सिखाता नहीं है। मगर यहाँ पर ये आतंकवाद फैल रहा विषय, रेडिकलाइजेशन क्यों हो रहा है ये भी चेक करना चाहिए। उसको किसने रेडिकलाइज किया था? जिसने हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब के ऊपर हमला कर दिया था। काफी हम बजरंग दलों की, विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग के अंदर देखते हैं तो वहां पे ज्ञान गीता के ऊपर कम दिया जाता है और वहां पे सिखाया जाता है हमारे हिंदू भाइयों को कि बेटा कागज कलम छोड़, तलवार उठा, नरसंहार कर। तो ये आतंकवाद को किसी धर्म जाति के साथ जोड़ना मैं समझता हूं सरासर गलत बात है। अब यहाँ पर बात नंबर तीसरी ये भी आती है कि अगर ये जो आतंकवादी पकड़ा गए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए इनको। कानून में जितनी सख्त सजा है उनको सजा दीजिए, फांसी की सजा दे दीजिए, जो भी सजा देना चाहे दीजिए। कोई कह रहा है शहीदी मिल गई, उसे सपोर्ट नहीं करेगा। शहीदी मिल गई, मार्टरडम है ये डॉक्टर उमर का कहना है। ऐसा नहीं मिलती। बात नंबर तीन सुनिए। अब जैसा कि भाजपा की सरकार 11 साल से तो सत्ता के अंदर बैठी हुई है, इन्होंने कहा था एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद में सारी आतंकवादी गतिविधियां खत्म हो जाएगी। मगर हम तो देख लिए पहलगाम हो गया, हम तो अभी देख रहे दिल्ली के अंदर ये हो गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि इंटेलिजेंस फेलियर है कि गाड़ी 2900 किलोग्राम वारिस भाई 1 मिनट आपको रोकूंगी, मैं आपको सुनवाना चाहती हूं राहुल गांधी का ये बयान। इससे पहले कि सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दें, राहुल गांधी का 2011 का ये बयान, तब क्या मंशा थी, क्या पोजीशन थी, आज क्या है, खुद देख लीजिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप एवरी सिंगल टेररिस्ट अटैक। द आइडियाज दैट वी हैव to fight terrorism at the local level, we have improved in leaps and bounds. But terrorism is something that is impossible to stop all the time. आज जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, वो खुद क्या कह रहे थे 2011 में, आपने खुद सुना, जवाब दीजिए। सुनिए, राहुल गांधी जी से ज्यादा विक्टिम ऑफ टेररिज्म कोई देखा ही नहीं होगा। उनकी तो दादी को मार दिया गया, उनके पिताजी को बॉम्ब ब्लास्ट करके सुसाइड बॉम्बर ने उड़ा दिया गया। क्या वो सुसाइड बॉम्बर भी जो थे, क्या सब मुसलमान थे? क्या नहीं थे? इसीलिए बोलते ना नाविका जी, आतंकवादी सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, आपने अपना पॉइंट रखा। सुधांशु जी, पूरे के पूरे कौम को एक तरह से मैं जवाब दे रहा हूं। आप परेशान ना हुई है। वैसे वारिस पठान साहब जो बोल रहे हैं, इनके सदर असदुद्दीन ओवैसी बोले थे कि जब मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे, तुम्हें बचाने कौन आएगा। ये तो बड़ा सौहार्दपूर्ण बात होती है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, यार ये सब कोई आतंकवाद की बात थोड़ी है, ये तो प्यार मोहब्बत की बात है। वो 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज, ये सब तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है जिसमें कि कोई धार्मिक मजहबी नजरिया नहीं देखना चाहिए। तो मैं वारिस पठान साहब से पूछना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों कहा कि यूपी के जेलों में या अन्य जेलों में इतने इतने अपराधी जो बंद हैं उनमें मुसलमान सबसे ज्यादा हैं, तब अपराधी का धर्म क्यों दिख रहा था? बोलो मेरे भाई। अब जब आतंकवाद होता है तो आतंकवाद का मजहब नहीं होता, आतंकवादी का मजहब दिखाई पड़ जाता। अगर एक डेटा है कि पोटा लाई थी बीजेपी की सरकार, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट नहीं करेंगे, और पोटा को हटाया कांग्रेस की सरकार ने। किस आधार पर? कि पोटा में मुसलमानों की प्रताड़ना अधिक हो रही है। भाई साहब, ये तो आतंकवाद विरोधी था। तो जैसे ही आतंकी धमाका करेगा, लोगों को मारेगा,
तो उसका मजहब नहीं होगा, जब उसको फांसी होगी तो उसका मजहब हो जाएगा। गजब का तर्क देते हैं भाई साहब आप लोग, और इसी वजह से सारी की सारी समस्या होनी शुरू होती है। और मैं फिर कहना चाह रहा हूं, जिन लोगों का आपने नाम लिया उसमें से किसी ने नहीं कहा कि हमको पूरे समाज को खत्म कर देना है और हमें पूरे के पूरे एक कम्युनिटी को फिनिश करके यहां पे अपना कब्जा करना। इस ढंग की बातें कभी किसी के द्वारा नहीं कही गई। जो बातें आप छुपाकर लेकर करने का प्रयास करते हैं उनमें 10 में से 9 चीजें झूठी साबित हो चुकी हैं। आपने कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा सिंह का नाम लिया, पूरी तरह अदालत में सरकार के दावे गलत साबित हो चुके हैं। यहां पे झूठ मत बोला करिए भाई। सवाल और अब आप ये भी कहेंगे कि आपके अकबरुद्दीन ओवैसी भी छूट गए थे, सही बात है, उनका वीडियो अवेलेबल था, फिर भी छूट गए थे। तेलंगाना सरकार ने पैरवी नहीं की। साल तक जब ऐसा पैरवी करने वाला होगा तो क्या होगा? मैं लास्ट में वारिस भाई, आतंकवाद पर क्यों सामना किया जाए? अब आर्टिकल 370 बीच में आ गया। आर्टिकल 370 की वजह से यह आतंकवाद हुआ है जो फरीदाबाद में बम बन रहा था। पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर जिनको जान बचाना था, वो इस तरह से फिदायीन अटैक कर कर शहीदी प्राप्त कर रहे थे और इसको कवर फायर दे रही है महबूबा मुफ्ती। ये सही है क्या? दिल पर हाथ रखकर कहिए। बड़ी देर से मेरे साथी बात कर रहे थे, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जहां पर महबूबा मुफ्ती ने जो ये एक्ट है, सबसे पहले इसे बहुत बहुत पुरजोर अल्फाजों में उन्होंने इसे कंडेम किया है और ये भी कहा है कि जैसे भी जो भी देश की सबसे बड़ी जो भी सजा है वो इन आतंकियों को देनी चाहिए, क्योंकि ये एक जवान, पढ़ा लिखा जवान है, जिस जवान के पास इतना इल्म है, जिस जवान के पास इतनी एजुकेशन है कि वो जो उसका मजहब है, जो ये हमारा इस्लाम है, जिसे वो देखकर ये देखे किसी भी कोई भी तरीके का जो भी खुदकश हमला हो वो इस्लाम में जायज नहीं है, वो नाजायज है। ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, ये हमारे कुरान में लिखा हुआ है। और जो लोग इसे गलत तरीके से बयान करते हैं, जो लोग इसे गलत तरीके से अर्थ देते हैं, वो उनकी गलती है, वो हमारी गलती नहीं है। जो लिखा है मैं आपसे वही बता रहा हूं और वो आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। दूसरा, मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं इतनी देर से अप्रॉक्सीमेटली मैं पिछले 30 मिनट से डिबेट देख रहा हूं। डिबेट के अंदर हम सिर्फ लांछन एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं कि आप सरकार छोड़ दीजिए, आप सरकार मत कीजिए, यहाँ गलती की, यहाँ गलती की। नहीं, ये गलतियां गिनवाने का टाइम नहीं है। ये टाइम वो है कि जहां पर सबको मिलकर देखना है कि इसे रोका कैसे जाए। जैसे आपने देखा था पहले पत्थरबाजों को, आपकी जब सरकार आई थी आपने पत्थरबाजों को रिहा करने की मुहिम छेड़ दी थी। ऐसे ही देखना है ना हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये इसी तरह देखना है ना। इनको ऐसे ही मौके में समझ आता है कि अरे भटका हुआ नौजवान है, इन्हें तो हमें सही रास्ते पर लेकर आना है। लोगों की हत्या हो गई, ये फिदायीन अटैक हो गया, लेकिन इनकी पहल क्या है, क्यों है? आप इस पर क्या कहेंगे? नबका जी, सबसे पहले तो ये कि एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण तर्क दिया जाता है कि कहा गया था 370 समाप्त हो जाएगा तो आतंकवाद तो घाटी से खत्म हो जाएगा। कश्मीर घाटी में मुसलमान नौजवान के हाथ में पत्थर नहीं है, उसके चेहरे पर पेलेट गन के निशान नहीं है, वो AK-47 नहीं उठाता है। उठाता भी है तो उसको सेनाएं उसके मां से, उसके बाप से अपील करवा कर कहती है कि छोड़ दो। लेकिन फिर भी अगर वो AK-47 लेकर चलता है तो 1 साल के अंदर आतंकवादी जन्नत चला जाता है। अब जन्नत जाता है जहन्नुम जाता है मुझे नहीं पता है। तो जिनको मुस्लिम घरों के बच्चों का जरा सा भी भविष्य पता है, उनको पता है कि 19 के बाद से कितने मुस्लिम बच्चों का भविष्य बच गया। नेताओं को छोड़ दीजिए, नेताओं के लिए दिक्कत हो गई, इनके लिए पत्थर उठाने वाले रह नहीं के घाटी। और जब ये कहते हैं, अभी मैं सुन रहा था अलग अलग घटनाओं का जिक्र करने लगे, नाथुराम गोडसे से लेकर लिट्टे से लेकर और इंदिरा गांधी के हत्यारों तक की बात होने लगी। सबने हत्याएं की थी, सबको किसी नेता से किसी दिक्कत हुई उसको हत्या कर दी। लेकिन ये तो रिलीजन के बेसिस पे हो रहा है ना, इसमें कोई इसको क्यों घुमा फिरा के बोल रहे हैं? वो क्या करने जा रहे थे? कौन सी ऐसी बात थी जिसके लिए वो निकले थे? और ये सारे डॉक्टर जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो जम्मू कश्मीर से निकले वो क्या करने जा रहे थे? वो वही तो कह रहे थे ना। और ये वीडियो जो है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये वीडियो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश है। तो क्या करना पड़ेगा? आपको ये बंद करना पड़ेगा कि तुरंत कोई हिंदू नाम खोजना, कोई और नाम खोजना और किसी और तरह की घटना को आतंकवादी घटना के पैरेलल खड़ा करना बंद करना होगा। आप उनके विक्टिमहुड को पाल पोस रहे हैं, आप आतंकवादी बनने में और ज्यादा मदद कर रहे हैं। वारिस पठान, नब्ज पर हाथ रखा है हर्षवर्धन त्रिपाठी ने, आप नकार क्यों रहे हैं इसे?
झूठ बोला है उन्होंने कहा कि इन लोगों ने सिर्फ एक धर्म को मारने के लिए साजिश रची है। भाई वहां पे दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसमें मुसलमान भाइयों की भी जाने गई है, हिंदू भाइयों की भी जाने गई है। अब सुधांशु त्रिवेदी ने कितना बड़ा झूठ बोला, उन्होंने कहा योगी और मोदी मठ पे चले जाएंगे तो तुमको कौन बचाएगा, ऐसा असद ओवैसी साहब ने कहा। अरे असद ओवैसी साहब ने क्यों कहा था पता है आपको? चुनाव का ये था कि वो आतंकवादी भाषा हो गई क्या? वही असद ओवैसी को भारत की सरकार ने भेजा था विश्व के अंदर जाके दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की पोल खोल कर दे, और वो जाके बराबर धुलाई करके आ गए। आप आज उनको कटघरे के अंदर खड़ा करने की बात कर रहे हो। बीजेपी का सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे। पब्लिक के कुछ सवाल सतीश मेहरोत्रा बल्लभगढ़ हरियाणा से पूछ रहे हैं, 4.5 लाख महीने कमाने वाले डॉक्टर को आखिर क्या जरूरत पड़ी कि उसे आतंकवादी बनना पड़ा? पढ़े लिखे को कैसा भटका हुआ इंसान कह सकते हैं? मुकेश कुमार जयपुर से कह रहे हैं यूपीए राज में कितने आतंकवादी घटनाएं हुई, तब क्या एक्शन लिया? अब मोदी सरकार कड़ा एक्शन ले रही है, क्या तभी विरोधियों का यह हाल हो रहा है? सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, जो प्रॉब्लम है उसको ये लोग एड्रेस नहीं करना चाहते। मैं हमारे पीडीपी के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं और वारिस पठान दोनों से कहना चाहता हूं, भाई साहब जाकिर मूसा का स्टेटमेंट याद है? उसने क्या कहा था? ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, ये इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। किसी ने विरोध किया था? बताइए कौन सेक्युलर पार्टी थी जिसने कहा कि ये बहुत गलत स्टेटमेंट हम नहीं मानते? चैलेंज करके कहता हूं, एमआईएम से लेके पीडीपी से लेके कांग्रेस से लेकर, उसने पहले कहा ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, ये इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। हमने तो हमेशा हर वीडियो अवेलेबल है जिसमें एक बड़ी पत्रकार जो आजकल नहीं है एक्टिव पत्रकार में, वो एक घायल बच्चे का इंटरव्यू लेने गई और वो उसको बार बार मुंह में डालने की कोशिश कर रही है कश्मीर की लड़ाई। वो कहता नहीं है इस्लाम की लड़ाई है। वो वीडियो अवेलेबल है। इसलिए मैं एक और बात भी आपसे कहना चाहता हूं, भाई साहब अगर इसका मजहब से लेना देना नहीं है तो हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में यहां रैली क्यों होती? भाई हमास और हिजबुल्लाह का भारत से क्या लेना देना? ये जय फिलिस्तीन क्यों बोला था वारिस पठान साहब? किसने हमास के जय फिलिस्तीन क्या कनेक्शन है असदुद्दीन ओवैसी का फिलिस्तीन से? बताओ मेरे भाई। फिलिस्तीन के समर्थन। अच्छा, अगर जय फिलिस्तीन बोला तो अब होता क्या, ये भी मैं बताना चाहता हूं। अभी बगल में उदाहरण देखिए बांग्लादेश का, अब मैं बताना चाहता हूं। जवाब सुनिए। अरे भाई क्या तरीका बीच में बोलने का, आपने टर्न में बोली। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, जो लोग ये खेल खेल रहे हैं उन्हें बांग्लादेश से सबक लेनी चाहिए। मैं एक लाइन पूरी कर दूं, जो लोग ये खेल खेल रहे हैं खतरनाक बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी जो खालिदा जिया की पार्टी थी, उसने जो आज विपक्ष में है, उसने हमारे यहां के सेक्युलर दलों की तरह ही कट्टरपंथियों से हॉबनॉबिंग की। जमाते इस्लामी के साथ उसने पेंग बढ़ाई। 2001 में जमाते इस्लामी को कैबिनेट में एक स्थान दे दिया, उन्हें लेजिटिमेसी दी। आज शेख हसीना के खिलाफ उन्होंने कट्टरपंथियों का साथ लिया। शेख हसीना की सरकार तो चली गई, बट बीएनपी कहां है?